अगर आप पढ़ाई एक टॉपर की तरह करते हो और अगर आप एग्जाम एक एवरेज स्टूडेंट की तरह लिखते हो तो डेफिनेटली आप कभी भी 60+ मार्क्स मतलब आउट ऑफ 70 यानी 90+ मार्क्स कैसे आप कभी नहीं ला सकते। ओके, तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप रिटन एग्जाम में 70 में से 60+ मार्क्स ला सकते हो। यानी अगर आपके प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स है, सो आप 90+ मार्क्स गेन कर सकते हो इन सीबीएसई फिजिक्स क्लास 12। ओके, सो अगर आपके पास अगर सही स्ट्रैटेजी है, ओके, अगर आपने साल भर भी अच्छे से पढ़ाई नहीं की है और आप इस 20 डेज में आप बहुत अच्छे से आप इस स्ट्रैटेजी के साथ आप जाते हो, तो डेफिनेटली आप अच्छे स्कोर से आप अच्छा स्कोर करोगे एंड डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, सो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये बहुत बच्चों ने फॉलो किया। इनफैक्ट मैंने खुद, जब मैं क्लास 12 का एग्जाम बहुत साल पहले जब दिया था, तो मैंने इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था। एंड आज मैं बात करूंगा किसी एक फॉल्स होप के बारे में नहीं, एक प्रूवन स्ट्रैटेजी के बारे में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। ओके, आपको बेसिक फॉर्मूले, जितने भी बेसिक फॉर्मूले हैं, यू शुड नो। ओके, बेसिक फॉर्मूलाज। ओके, आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हर एक चैप्टर का, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग वायर, लॉन्ग चार्ज्ड वायर की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। ये सब बेसिक फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल क्या होगा। ओके, मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ऐसे कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, देन आप हो सकता है आप गलतियां कर बैठो। ओके, सो इसका ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग जो आपको बहुत अच्छे से समझना है कि जो भी डायग्राम्स है, जो भी हर चैप्टर में जो डायग्राम दिया गया है कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर विद आर कैसे चेंज हो रहा है, या फिर पोटेंशियल की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है विद आर, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आपको डायग्राम हर एक चैप्टर को अच्छे से बनाना आना चाहिए। ओके, या फिर उसके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जो डायग्राम है, ये कैसे होता है। अगर आपके एग्जाम में ऐसे कोई क्वेश्चन आता है जहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, तो कैसे आप उसको लिखोगे, तो उसके उसके रिलेटेड जो प्रॉपर डायग्राम्स है उसको बनाना बहुत जरूरी होता है। या फिर कभी कभी आपको डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं क्लास 12 में, जो फिजिक्स एग्जाम है, तो उसका भी ध्यान रखना है कि आपके डायग्राम बहुत अच्छे से होने चाहिए। आप इजिली उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। आप हर दिन क्या करो, 2 या 3 चैप्टर उठाओ और उसमें देखो कि कितने सारे डायग्राम्स हैं। उन डायग्राम्स को अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो। फॉर एग्जांपल डाइपोल है, तो डाइपोल से रिलेटेड जब डेरिवेशंस करते हो तो प्रॉपर उसको डायग्राम बनाते हो ना। अब वो डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए। प्रॉपर यूनिट्स आपको पता होना चाहिए कि यूनिट्स, कभी भी यूनिट्स वाला गलती नहीं करना है। ओके, अगर आपका आंसर आता है और आपने यूनिट्स नहीं लिखा है, तो इसका इसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपने ग्राफ बनाया, लेट सपोज आपने ग्राफ बनाया और ये एक्स एक्सिस क्या बोलता है, वाई एक्सिस क्या बोलता है, ये एक रेड फ्लैग होता है। ओके, यहाँ पर आपके नंबर काटे जा सकते हैं। तो प्लीज, ये एक रिक्वेस्ट है कि आपको जब भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे जो भी ग्राफ बनाओगे, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस किस फिजिकल क्वांटिटी को बिलोंग करता है। ओके, और वाई एक्सिस किस फिजिकल क्वांटिटी को बिलोंग करता है और उसका किस यूनिट में आप मेजरमेंट कर रहे हैं। ओके, तो इसका बहुत ध्यान रखना है। ओके, जैसे आप अगर सपोज यहाँ पर आर लिखते हो और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप मेंशन करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप जो मेजरमेंट कर रहे हो ये वोल्ट पर मीटर में है। ये आर जो है ये सेंटीमीटर में है या मीटर में। आप जिस तरह से आप लिख आप आपका डायग्राम है उस तरह का आप कोई यूनिट से आपको ध्यान से लिखना होगा। ओके, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप कर रहे हो, ओके, अगर आपका आंसर आता है, फॉर एग्जांपल आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ आपसे पूछा गया, ओके, एंड आपने सारे आंसर्स निकाले बट आपने यूनिट नहीं लिखा लास्ट, तो
आपके नंबर काटे जा सकते हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। ओके, डायग्राम्स में आपको जो भी डायग्राम्स है उस डायग्राम को अच्छे से आपको पता होना चाहिए। जैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला जो कर्व है वो अच्छे से पता होना चाहिए। और भी बहुत सारे डायग्राम्स है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, अब क्या करना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि जो हाई वेटेज वाले जो चैप्टर्स है ना, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स जिसमें हाई रिटर्न्स है। ओके, जैसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ओके, हाई वेटेज चैप्टर्स, इसको ना आप पहले ही तैयार कर लो। जैसे आपके पास 20 डेज है तो कोशिश करो कि 7 डेज या 8 डेज में मुझे ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। ओके, तो इसका ध्यान रखो। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, सेकंड जो हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। द थर्ड वन इज द मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिज्म, और जो ईएमआई वाला जो चैप्टर है, अ, इसको आप बहुत अच्छे से कर लो। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो पार्ट है जिसमें फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर जो आता है। ओके, इसको बहुत अच्छे से आप कर लो। ओके, एंड द थर्ड वन इज, फोर्थ वन इज एसी। एसी बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। ओके, एसी से बेसिकली डेरिवेशंस आते हैं। वहां से फेमस जो डेरिवेशंस है, जैसे आप एलसीआर सर्किट को जब कनेक्ट करते हो तो वहां पर क्या होता है, या फिर आप जब सिर्फ इंडक्टर को ऐड करते हो किसी सर्किट में, तो वोल्टेज और करंट कैसे लीड और लैग करते हैं उसका प्रॉपर डेरिवेशंस आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और नेक्स्ट वन इज ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में दो पार्ट्स है, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में अ, जो मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो डेरिवेशंस आते हैं। ओके, डेरिवेशंस, और अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आता है तो बेसिक लेंस मेकर फॉर्मूला पर, या फिर आपको जो टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा व्हेन व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, या फिर फाइनल इमेज इज एट डिस्टेंस टी। ओके, तो उस तरह के जो क्वेश्चंस है ना आपको अच्छे से आपको आना चाहिए। ओके, और और यस, ये सारे जो चैप्टर्स है ना, ये हाई वेटेज जो चैप्टर्स है इनको अच्छे से देखो आप। ओके, और ध्यान रखना जो भी डेरिवेशंस आपको दिखाई दे रहा है ना, डेरिवेशंस, डेरिवेशंस, इस डेरिवेशंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। डेरिवेशंस में जैसे डाइपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो डाइपोल के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब वहां से जो डेरिवेशंस आता है। ओके, डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल बनता है एट एंगल थीटा, वो क्या होता है। या फिर जब आप किसी कैपेसिटर को यूज करते हो तो उसके बीच में अगर आपने किसी डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस टी आपने रख दिया तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है। ऐसे जो डेरिवेशंस है ना, आपको हर एक चैप्टर को, तो पता है क्या करो, एक आइडिया ये है कि आप हर एक चैप्टर को आप एक लिस्ट बनाओ, हर एक चैप्टर को। ओके, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो चैप्टर है, ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स में जो 3 चैप्टर्स जो आते हैं, सेमीकंडक्टर है, तो हर एक चैप्टर में आप ना, आप लिस्ट बनाओ कि हर एक चैप्टर में कौन से डेरिवेशंस हैं जो 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 हैं उस चैप्टर में है। उस सारे डेरिवेशंस को ना आप डेली प्रैक्टिस करो। ओके, अगर हो सकता है कि आप सारे प्रैक्टिस ना कर पाओ एक दिन में, पर ऐसे टारगेट रखो कि आपको हर दिन 4 से 5 डेरिवेशंस को प्रैक्टिस करना है। ओके, आई थिंक अगर आप ऐसा करते हो ना तो आप देखोगे कि एक वीक या फिर 10 दिन के अंदर ना आपकी मोस्ट ऑफ द डेरिवेशंस आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। ओके, और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करना है, आज आपने 4 से 5 डेरिवेशंस प्रैक्टिस किया ना, तो अब क्या करो, नेक्स्ट जो 4 और 5 डेरिवेशन से प्रैक्टिस करो। ओके, और एक ब्रेक लो, और उसमें ना इन ये जो 10 डेरिवेशन आपने प्रैक्टिस किया ना, वो तीसरे दिन आप उसको फिर से प्रैक्टिस करो। ओके, फिर चौथे दिन नेक्स्ट 4 और 5 डेरिवेशन जो है ना उसको प्रैक्टिस करो, और अगेन 4 और 5 डेरिवेशन प्रैक्टिस करो, और उसके नेक्स्ट डे क्या करो कि सबको एक साथ प्रैक्टिस करो। तो इस तरह क्या होगा कि आपके रिवीजन भी होते रहेंगे, और आप साथ में आप क्या कर सकते हो, नए डेरिवेशंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशंस आपको भूलना नहीं है। ओके, डेरिवेशंस मतलब समझ जाओ जान है। ओके, मतलब
ये अच्छे से होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है। ओके, आंसर राइटिंग अगर मैं बात करूं कि जैसे अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना कि जो बच्चे के मार्क्स अच्छे आते हैं ना, वो उनका सबसे अच्छा जो होता है प्रेजेंटेशन, बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपने ना आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है लेकिन आपको नहीं पता है कि ये कैसे प्रेजेंट करना है, देन इट डजंट मेक सेंस, और उसका कोई फायदा नहीं है। आपके नॉलेज का कोई फायदा नहीं है अगर आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको हेडिंग्स बहुत अच्छे से रखने हैं। ओके, जो हेडिंग्स है वो रखने हैं, फिर डायग्राम्स जो रिलेटेड जो डायग्राम्स है उस आंसर का, वो आपको प्रॉपर बनाने हैं। ओके, आपको मिस्टेक नहीं करने कि फिजिकल क्वांटिटीज या फिर जो अ, अ, जब आप उसको यूनिट्स लिखते हो तो उसका मिस्टेक्स नहीं करना है। आपको बुलेट पॉइंट्स में अगर आप लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको प्रॉपर आपको ना सारी चीजें लिखनी है। ओके, और एक और चीज जो बहुत बार मैंने देखा है, जो आंसर्स जो बच्चे लिखते हैं उसमें जैसे डेरिवेशंस आप कर रहे हो। ओके, तो डेरिवेशंस जब आप कर रहे हो ना तो उसमें अ, जैसे आपने लिखा फॉर एग्जांपल आप डिराइव कर रहे हो जो मॉडर्न फिजिक्स में जो आता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। ओके, तो आपने ऐसा लिखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, आप स्टार्ट करते हो डेरिवेशन तो पहले आप ये लिखते हो ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर यहाँ पर आप लिखते हो एम वी स्क्वायर बाई आर एंड दिस के जेड ई ई अपॉन आर, ऐसा आप लिखते हो ना। आप इस तरह से लिखते हो और इसका स्क्वायर कर देते हो। ओके, लेकिन जब आप इस तरह से लिख रहे हो ना तो ट्राई टू राइट कि ये सारे जो जो है ना, ये जो v लिखा है, ये z क्या है, ये r क्या है, इसको आप प्रॉपर लिखो। जैसे कि v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, ये e इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये इस तरह से आप प्रेजेंट करोगे ना तो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है ना उसको लगेगा कि बच्चे को बहुत अच्छे से आता है। ओके, तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रॉपर इंग्लिश में लिख देना है। ओके, आपको इंग्लिश आती है अच्छे से, आप आराम से लिख सकते हो कि ये के क्या है, के इज 9 into 10 to the power 9। ओके, उसका यूनिट्स आप लिख दो। ओके, इसका ध्यान रखना है आपको, आप जो भी चीज लिख रहे हो ना उसको आप प्रॉपर इंग्लिश में आप लिख दो कि अब क्या है वो फॉर्मूले में हर एक जो लेटर्स है उसका मतलब क्या है, उसको आप बस लिख दो। ट्रस्ट में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और आप देखोगे ना कि आपका जो प्रेजेंटेशन है ना, जो आपने जो आंसर लिखा है, जो डेरिवेशन किया है, वो एक बहुत अच्छे से आपको अच्छे से आप देखोगे और उसका उसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो इसका ध्यान रखना है कि डेरिवेशंस में नंबर इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चे ने जो फॉर्मूला लिखा है या फिर जो स्टेप्स लिख रहा है ना उसको प्रॉपर उसने डिस्क्राइब नहीं किया है। जब आप स्टेप 1 से स्टेप 2 जा रहे हो तो डिस्क्राइब कि आप क्यों जा रहे हो, मतलब क्या है, उसको प्रॉपर लिख दो आप। ओके, और ये हार्डली 2-3 सेकंड लगेगा इसको लिखने में। ओके, तो प्लीज आप उसको लिखो। ओके, सो इसका ध्यान रखना है। फाइन। और द नेक्स्ट थिंग इज, तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फॉर्मूले आपको बहुत बेसिक फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, डायग्राम्स आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाना चाहिए। एंड द यूनिट्स, यूनिट्स का ध्यान रखना है। डायग्राम्स में जो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ जो भी लिखते हो ना उसको प्रॉपर विद द यूनिट्स आप लिखो। ओके, हाई वेटेज जो चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर पहले कर लो। जो टफ चैप्टर्स हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ, ईएमआई हुआ, एसी हुआ, इनको अभी प्रैक्टिस कर लो आप, क्योंकि बाद में आपको समय नहीं मिलेगा। क्योंकि बाद में आप क्या कर सकते हो, जो जो इजी चैप्टर्स हैं फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुआ, मॉडर्न फिजिक्स हुआ, सेमीकंडक्टर हुआ, उसको बाद में प्रिपेयर कर सकते हो। पर जो टफ चैप्टर्स है ना, जहां पर ज्यादा मेहनत की जरूरत है, उसको अभी आप प्रिपेयर कर लो, उसको पहले प्रिपेयर कर लो। दैट वुड बी मच बेटर। ओके, और डेरिवेशंस जब आप कर रहे हो ना, डेरिवेशंस का ध्यान रखना है कि आपको हर एक चीज डिस्क्राइब करनी है। ओके, जो भी आप फॉर्मूला लिख रहे हो, जो भी स्टेप्स लिख रहे हो, आपको ध्यान रखना है कि स्टेप्स लिखते वक्त, ओके, स्टेप्स जब आप लिख रहे हो तो प्रॉपर उसको इंग्लिश में आपको लिख देना है कि इसका मतलब ये है, ये लेटर का मतलब ये है। जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पर जब मैंने लिखा v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth सेल, r क्या है, r इज द रेडियस ऑफ द nth सेल। ओके, तो ऐसे आपको डिस्क्राइब करना है। ओके, एंड अब आपको कैसे तैयारी करनी है, ये तो चलो ठीक है कि आपने सब कुछ किया, सब कुछ किया, लेकिन
एक होता है ना कि आपको रेफरेंस कैसे पता चलेगा, किस तरह का क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करना है, आपको इसका ध्यान रखना है। तो आपको ना देखो, कोई भी बहुत पुराने पीवाईक्यूज को सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। आपको सिंपल ना, जो 3 इयर्स के पेपर है, 3 इयर्स के पेपर है ना, बस उनको प्रैक्टिस कर लो प्लीज। आप ना कोई भी पुराने 10 साल 15 साल पुराने या फिर 20 साल पुराने पेपर्स को सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ 25, 24 एंड 23, इसके जो इसके जो पेपर्स है ना, जो फिजिक्स के पेपर है, बस उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। दैट इज मोर देन एनफ। मैं अब आपको बता रहा हूँ, दैट इज मोर देन एनफ। इससे ज्यादा नहीं करना है आपको। आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, आपको पहले 25 के क्वेश्चंस करने, फिर 24 के क्वेश्चंस करने, फिर 23 के क्वेश्चंस करने हैं। आपको जो भी कोई टीचर बताता है कि उसके पहले पुराने क्वेश्चंस प्रैक्टिस, नो नीड टू प्रैक्टिस। ओके, पुराने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपको बस 25, 24, 23, 3 इयर्स के पेपर को चेक करो। क्योंकि आप देखोगे ना कि फ्लेवर बहुत चेंज हुआ है। रिसेंट ईयर के जो पेपर्स है ना, उसके फ्लेवर आप देखोगे तो पुराने पेपर से ना बहुत अलग है। ओके, तो इसका ध्यान रखना है कि आपको 25, 24 एंड 23 इसके पेपर को बहुत अच्छे से करना है। और हर एक शिफ्ट के जो आते हैं ना, जैसे 25 में 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो हर एक शिफ्ट का आप देख लो क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, उसको बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करो। हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, तो इसका ध्यान रखना है। और अब क्या है ना कि आपको डेरिवेशन, चलो डेरिवेशन बहुत अच्छे से आ गए। ओके, आपको डायग्राम्स बहुत अच्छे से आते हैं, आपको बेसिक फॉर्मूला अच्छे से पता है। अब क्या होता है ना, कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कहाँ से प्रैक्टिस करना है, ये एक मतलब होता है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करने का एक बेसिक, एक सिंपल तरीका पता है, ये है कि आप क्या करो ना, एनसीईआरटी के जो ना, एनसीईआरटी के किसी सॉल्व प्रॉब्लम्स है ना, सॉल्व प्रॉब्लम्स को एक बार प्रैक्टिस करो। सॉल्व हो जाने पर आप क्या करो, कुछ सेलेक्टिव प्रॉब्लम्स को ना, जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स है, आपको पूरे प्रॉब्लम्स नहीं करने, आपको रिपीटिव प्रॉब्लम्स नहीं करने, आपको यूनिक प्रॉब्लम्स करने। ओके, जो लास्ट में, फॉर एग्जांपल अब मैं न्यूक्लियाई अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो न्यूक्लियाई में क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आप देखोगे ना कि एनसीईआरटी के लास्ट जो एक्सरसाइज जो दिए हुए हैं, लास्ट पेज पर जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं, उसको आप प्रैक्टिस करो। तो उसमें आप देखोगे अलग अलग फ्लेवर के क्वेश्चंस उसमें आए कि क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं, बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दी हुई है, वहां से आप कैसे निकालते हो क्यू वैल्यू। तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको एक्सरसाइज से प्रैक्टिस करनी है। आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, किसी भी अदर ऑथर की या फिर कहीं अदर जगह से प्रैक्टिस नहीं करनी है। सिंपल एनसीईआरटी को प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आने वाला। ओके, आपको बस एनसीईआरटी को फॉलो करना है बहुत अच्छे तरीके से। ओके, ओके, इसका ध्यान रखना है आपको। और आपको 3 इयर्स के पेपर को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। तो अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं कि कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, आपके पास 20 डेज है। तो आप क्या करो कि ऐसे करो कि आपका जो नेक्स्ट 7 डेज है, ओके, उसको आप ऐसे क्लासीफाई करो कि जो हार्ड चैप्टर्स है, जो आपको लगता है जहां पर आप बहुत मेहनत की जरूरत है या आप बहुत अच्छे नहीं हो उसमें, उसको आप पहले प्रैक्टिस कर लो। आप उसके डेरिवेशंस, उसके प्रॉब्लम्स, जो लास्ट में प्रॉब्लम्स दिए गए, उसको आप प्रैक्टिस कर लो। और साथ में ना, अगर मैं एक वीक बोलूं, इस नेक्स्ट एक वीक में आप क्या करो, आप जितने भी टफ चैप्टर्स जो हैं, जो आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, जहां पर मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, उसको, उसके डेरिवेशंस प्रैक्टिस कर लो, उसके डायग्राम्स प्रैक्टिस कर लो, उसके यूनिट्स, डायमेंशंस, ये सब देख लो। एंड देन 25 के क्वेश्चंस भी उसी वीक में कर लो। ये जो नेक्स्ट वीक जो है, इस वीक में आप क्या करो, आप सारे जो जो फर्स्ट वीक में आप क्या करो, ये सारे डेरिवेशंस उस टफ चैप्टर्स के, और साथ में 25 के जो पेपर है ना, उसको प्रैक्टिस कर लो। अब बात होती है कि नेक्स्ट 3 डेज में क्या करना है। मतलब जो नेक्स्ट 3 और 4 डेज में क्या करना है, आपको जो इजी चैप्टर्स हैं, जैसे सेमीकंडक्टर हुआ, मॉडर्न फिजिक्स हुआ, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुए, इसको प्रैक्टिस कर लेना है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। यहाँ से आप देखोगे कि क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, पर आपको ना, आपको आपको लास्ट में देना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। आपको जो मेहनत करनी है, ये फर्स्ट वीक में आपको ये जो हाई वेटेज चैप्टर्स है, उसको प्रैक्टिस कर लेनी है। और अगर आप ये सब सारे कुछ सब कुछ अच्छे से करते हो, तो आप देखोगे 70 में आप आराम से, बहुत प्यार से आप 60 मार्क्स पा सकते हो। ओके, इसका ध्यान रखना है कि जो जो चीज मैंने बताई है ना, उसको ऑर्डर में चलना है, और आपको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है। आपके पास समय है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ओके, बट
स्ट्रैटेजी के साथ चलो। आपको ना आप डेली आप एक टू डू लिस्ट बनाओ, आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट डे क्या करना है, आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है उस दिन कवर कर लो आप। ओके, यू डोंट हैव टाइम। ओके, तो आपको क्या करना है कि आज अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे कल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और पोटेंशियल वाले जो कैपेसिटर वाले जो क्वेश्चंस हैं और उसके डेरिवेशंस है उसको प्रैक्टिस कर लेना है, तो प्लीज प्रैक्टिस इट। आपको आपको डिले नहीं करनी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आज आपने बोला और फिर आप 2 दिन बाद छोड़ दिए, फिर हुआ ही नहीं कल। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना, आपके पास समय है, प्लीज यूटिलाइज इट। ओके, आपको अच्छे से यूटिलाइज करो इसको, और आप देखोगे कि बहुत अच्छे से आपको ऐसा कहीं पर भी किसी जगह पर आप जाकर ये मत देखोगे कैसे। आप सिंपल एक फॉर्मल वे में आप पढ़ो सारी चीजों को, डेरिवेशंस प्रैक्टिस करो, यूनिट डायमेंशन देखो आप अच्छे से, एंड आप जो टफ चैप्टर्स है उसको पहले प्रैक्टिस कर लो। जो इजी चैप्टर्स है जहां पर आपको लगता है कि हो जाएगा ये, उसको बाद में प्रैक्टिस करो। ओके, और 25 के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप फर्स्ट वीक में प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको समय मिलता है तो 24 के भी क्वेश्चंस आप एक साथ कर लो। और ध्यान रखना है टॉपिक टॉपिक वाइज नहीं करना है, आपको रेंडमली क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चन लाइन बाय लाइन करना है। ओके, ओके, तो इसका ध्यान रखो। और जो 25, 23 एंड 24, इसके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, भूलने नहीं है। ओके, आई होप बहुत अच्छा करोगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।